हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज के बारे में कि स्टोन एज का विकास किस तरह से होता है, स्टोन एज किसे कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल। इस काल में जो भी हथियार, अवशेष या जो भी एविडेंस जो है हमें मिलते हैं वो पत्थरों के बनाए हुए मिलते हैं। आदि मानव जो है पत्थरों के औजारों का मुख्य रूप से अपने दैनिक जीवन में जो है वो प्रयोग करता था। इसके साथ ही वो पत्थर के औजारों से ही जो है शिकार करता था, अपने भोजन को उपजाने के लिए या उसका प्रबंध करने के लिए जो है वो पत्थर के जो हथियार होते थे उसका उपयोग करता था। मुख्य रूप से शिकार करने के लिए भी वो जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। पाषाण काल में जो है मुख्य रूप से हमें बहुत से जो है अवशेष मिलते हैं पत्थरों के, जिनके बिहार पर हम ये मान सकते हैं कि उस दौर में जो है आदि मानव अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो है मुख्य रूप से इन औजारों पर ही निर्भर था और इन औजारों के माध्यम से ही जो है वो अपना जीवन यापन करता था, शिकार करता था, भोजन की खोज करता था और रहने की व्यवस्था जो है, और इसके साथ ही अग्नि का आविष्कार जो है इन औजारों के माध्यम से ही जो है वो किया गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश में पाषाण काल के विकास की बात करें तो शिवालिक में जो है या शिवालिक की पहाड़ियों में जो है वो यहाँ पर हमें आदि मानव के अवशेष जो है देखने को मिलते हैं। शिमला की पहाड़ियों में मुख्य रूप से हमें आदि मानव के अवशेष देखने को मिलते हैं, कुछ औजार देखने को मिलते हैं, पत्थरों के हथियार देखने को मिलते हैं। नालागढ़ में ओला प्रफुर ने जो है 1951 में जो है सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाएं ओर से जो है बहुत से गोल पत्थरों के औजार जो है मुख्य रूप से प्राप्त करे हुए हैं, जिनसे हमें ये अनुमान लगता है कि आदि मानव जो है इन क्षेत्रों में रहा होगा और यहाँ पर जो है उसने अपना जीवन यापन किया होगा और इन्हीं हथियारों से जो है वो लकड़ी काटने के लिए जो है इन हथियारों का प्रयोग करता था और शिकार करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग करता था। आप इन औजारों को इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पत्थरों के ये औजार होते थे। अगर हम खोजकर्ताओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पाषाण काल के बहुत से स्थल मिलते हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर आदि मानव ने किन किन स्थानों का दौरा किया था और किन किन स्थानों पर जो है उसने यहाँ पर अपना जीवन यापन करा हुआ था। तो 1955 BC में जो है वो एक अनुसंधानकर्ता ने ये बताया हुआ है कि जिनका नाम था ब्रजवासी लाल, जिन्होंने कांगड़ा के व्यास और बाणगंगा की तलहटियों से जो है सोहन किस्म के उपकरणों का पता लगाया हुआ है, जिसमें हमें मुख्य रूप से गुलेर हरिपुर के कुछ स्थानों से जो है नमूने प्राप्त हुए हैं। गुलेर, देहरा, ढलियारा, कांगड़ा से 72 जो है नमूने प्राप्त हुए हैं। ये जो उपकरण होते थे वो गोल पत्थरों के होते थे। इन पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनका मुख्य रूप से प्रयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता था और इसके साथ ही चॉपर चॉपिंग प्रकार के उपकरण भी जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही हमें कांगड़ा से उपकरण मिलते हैं। इसके साथ ही सिरसा नदी घाटी में भी जो है हमें आदि मानव के रहने के बारे में मुख्य रूप से पता चलता है, जिसमें डॉक्टर GC महापात्र ने जो है उत्तर पाषाण काल के बारे में कोई 500 से अधिक जो है अवशेष प्राप्त किए हुए हैं और ये सारे जो अवशेष थे वो अधिकांशतः उत्तर पाषाण काल के थे और इससे स्पष्ट होता है कि आदि मानव ने जो है हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में जो है यहाँ पर उसने निवास किया था और यहाँ जो है हमें आदि मानव के बारे में जो है वो अवशेष देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य खोजकर्ता हुए हैं जैसे कि श्री कृष्ण स्वामी है, अलमंद गुहा आदि ने जो है सतलुज के क्षेत्रों का दौरा करते हुए यहाँ से जो है बहुत से उपकरण प्राप्त किए हुए हैं। और इस तरह से जो है अगर हम देखें तो 1974 में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग के PC खन्ना और दक्षिण कॉलेज के प्रोफेसर RP जोशी, डॉक्टर M राजगुरु आदि ने सिरमौर क्षेत्र से जो है वो मानव के होने का जो है वो पता लगाया हुआ है और
मार्कंड नदी के सुकेतिक क्षेत्र में खोज करके जो है हमें आदि मानव के बहुत से अवशेष और उपखंड जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से खोजकर्ताओं ने आदि मानव के बारे में खोज की हुई है और यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश में आदि मानव के बहुत से अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर इसके विकास की बात की जाए कि पाषाण काल का विकास किस तरह से होता है, तो इसको 3 कालक्रम में विभाजित किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, जिसकी अवधि जो है वो मुख्य रूप से 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूरा मध्य पाषाण काल जो है वो जिसकी अवधि है 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल में हमें 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल में जो है हमें इतना विकास देखने को नहीं मिलता है। उस दौर में जो भी उपकरण थे, जो भी औजार थे, वो पत्थरों के ही थे। और इसके साथ ही मध्य पाषाण काल में जो है वो इंसान ने जो है वो रहना स्टार्ट करा हुआ था। कृषि का आरंभ जो है उसके लास्ट में जो है मध्य पाषाण काल के लास्ट में होना स्टार्ट हो गया था। और नव पाषाण काल में हमें जितने भी अवशेष, औजार, बर्तन और उपकरण जो मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अच्छी मात्रा के मिलते हैं, पॉलिशदार मिलते हैं और काफ़ी विकसित सभ्यता जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है नव पाषाण काल में। अगर हम बात करें कि नव पाषाण काल के बाद जो है वो ताम्र युग का जो है वो आरंभ होता है और इसमें जो है हमें तांबे के अवशेष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की तराई में जो है हमें ताम्र युग के होने का जो है वो पता चलता है। बहुत से जो है हमें यहाँ पर अवशेष मिलते हैं और इसके साथ ही शिमला की पहाड़ियों में जो है हमें जो कि पहले पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी जो है हमें बहुत से अवशेष जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदू कुश की तलहटियों में जो है हमें मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन का पता चलता है कि गेहूं जो है यहाँ पर उगाया जाता था और कृषि का उत्पादन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, पशुपालन जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये सब जो अवशेष हैं या जो भी एविडेंस है हमें हिमाचल प्रदेश के हिंदू कुश की तलहटियों से पंजाब प्रांत में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है वो आदि मानव का जो है वो विकास जो है हम देखते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम जाने तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है वो प्रचुर मात्रा में कांस्य का प्रयोग जो है हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको कांस्य संस्कृति कहते हैं और कांस्य काल भी जो है इसको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर का आक्रमण होता है 226 ईसा पूर्व में। तो ऐसा माना जाता है कि उसके आक्रमण से पहले जो है वो भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी, लेकिन कुछ जो पुरातत्वविद शास्त्री हुए हैं उन्होंने जो है वो हड़प्पा नामक या सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोज के निकाला हुआ है। जैसे कि दयाराम साहनी है और जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी हुई है, और अकाल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की जो है वो खोज की हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में एक समृद्ध और काफ़ी प्रसिद्ध जो थी वो एक सभ्यता रही थी, जिसके माध्यम से जो है हम ये जान सकते हैं कि भारत जो है वो काफ़ी समृद्ध देश था और भारत की ये जो सभ्यता थी वो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी विशाल सभ्यता थी। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उसको पिगट महोदय ने जो है जुड़वा राजधानियाँ कहा हुआ है एक दूसरे की, और साहनी बनर्जी के पश्चात जो है सर जॉन मार्शल ने और माधव वत्स स्वरूप ने जो है वो क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बहुत से क्षेत्रों का उत्खनन किया हुआ है, और कुछ अन्य विद्वानों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया हुआ है, जैसे के.एम. दीक्षित हैं, अर्नेस्ट मैके हैं, आर. स्टीन है, ए. घोष, जे. जोशी हैं। इन सब ने जो है सभ्यता की खोज में अपनी महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका अदा की हुई है। तो हड़प्पा से जो है हमें बहुत से स्थल देखने को मिलते हैं। हड़प्पा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला सबसे पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व के लगभग जो है वो माना जाता है। इस समय ही ये जो संस्कृति थी वो विकसित हुई थी और भारत में और पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों से इसके स्थल जो है वो मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सिंधु सभ्यता के जो है बहुत से पुरस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे दक्षिणी बलूचिस्तान में सुदका गैंडोर है, सुतकाको है, बालाकोट है, ये सब प्रसिद्ध स्थल हैं। सिंधु में मोहनजोदड़ो है, चुनहोदड़ो है, कोटतीजी है, आमरी है, ये सब जो है काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्थल हैं। इसके साथ ही पंजाब में जो है हड़प्पा के साथ साथ हमें इस्माइल खान, रहमान ढेरी है, सराय खोला है, जलीलपुर आदि के पुरस्थल देखने को मिलते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश प्रांतों में जो है हमें बहुत से स्थल देखने को मिलते हैं। और पंजाब में रोपड़ है, संघोल हरियाणा है, बनाबली है, हरियाणा में राखीगढ़ी है, मिथातल है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में रंगपुर है, लोथल है, देसलपुर है, भोगबार है, ये सब जो है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल जो है देखने को मिलते हैं। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित देमाबाद, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ में बड़ागांव और हुलास, सहारनपुर आदि से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बहुत से अवशेष और स्थल देखने को मिलते हैं। तो ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी विशाल थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से फैली हुई है। इसके स्थल जो है आज भी जो है हम देखते हैं और आज भी खोज जो है वो जारी है। इसके स्थल आज भी जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके साथ ही जो है हम इसके बहुत सी विशेषताओं को भी देखते हैं। जैसे कि इसके भवन निर्माण कला है, सड़क के बारे में, जल निकासी के बारे में जो है हमें बहुत से जो है इसमें इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और यहाँ से मिलने वाले मृत भांड है, मूर्ति कला है, भवन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समृद्ध है। यहाँ की नगरीय योजना जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में जो है हमें मुख्य रूप से इन स्थलों से जो है वो विशेष रूप से पता चलता है। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का जो है सिंधु घाटी सभ्यता से क्या संबंध है, तो अगर हम बात करें कि जैसे कि जो आदि मानव था उसके जो अवशेष थे हमें हिमाचल प्रदेश में तो मिलते ही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है बहुत सी नस्ल की प्रजातियाँ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बसी हुई हैं। जैसे कि किन्नर, किरात हैं, द्रविड़ हैं, और ब्राते हैं, दास हैं, ये सब जो है हमें बहुत सी जातियाँ जो है देखने को मिलती हैं, ये प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से इनमें से कुछ जो प्रजातियाँ थी जिनका जो है हिमाचल प्रदेश में हमें प्रभाव देखने को मिलता है, उनके अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनका संबंध जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। और अगर हम बात करें कि व्यापार वाणिज्य के माध्यम से जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हिमाचल प्रदेश का आपस में संबंध था, तो किस तरह से था, तो देखते हैं हम कि सतलुज के किनारे जो है रोपड़ के पास कोटला निहंग खान में इस सभ्यता के जो है हमें बहुत से अवशेष मिलते हैं। और कुछ मोहरें मिलती हैं, कुछ कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, और जिसमें जो है हमें इनके व्यापार वाणिज्य के बारे में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी जानवरों की कुछ मोहरें जो है वह हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें जो है एक जानवर मिलता है जिसका जो आकार था बिल्कुल जो है वो हिमालय में पाए जाने वाले जंगली बकरे के जैसा था। और इस सभ्यता के भग्न अवशेषों में हमें देवदार के शहतीरों के स्तंभ भी देखने को मिलते हैं। देवदारों का जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में इस पेड़ की जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है ये पेड़ पाए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देवदार की लकड़ी का पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि इन नगरों का जो है वो पर्वतीय प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। हिमाचल से ही शिलाजीत तथा बारहसिंगे के सिंह आदि की औषधियों के बारे में हमें पता चलता है। और रोपड़ के जो है वो अर्वाचीन उत्खननों से साफ पता चलता है कि ये सभ्यता देश के उत्खननों से के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो मुख्य रूप से फैली हुई थी। और सन 1964 ईस्वी में जिला शिमला की तहसील रोहड़ू में रोहड़ू नामक नगर के पास पवर नदी के किनारे चिड़गांव में जो है
मोटर सड़क बनाते हुए जो है एक खेत को 8-9 फुट नीचे काटा गया था, जिसकी सतह से हमें 8 गुना 3 इंच के आकार की ईंटों का बना हुआ फर्श मिलता है। और इसके बाद कुछ मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। ये फर्श जो है बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के जैसा था और ये खिलौने बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति के जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है काफ़ी प्रभाव था और यहाँ पर जो है व्यापार वाणिज्य किया जाता था। और कुछ जो प्रजातियाँ थी वो उनका प्रभाव हड़प्पा सभ्यता में जो है वो देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने यहाँ पर अपना वास भी किया था बाद में, जैसे किन्नर किरात की अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो हिमाचल प्रदेश से मुख्य रूप से संबंध रहा है। इसके साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश में इसके बाद बहुत सी जातियाँ जैसे कि कोल, आदिम, आग्नेय, निषाद वंशी, किन्नर, नाग, खश आदि बहुत सी जातियों ने यहाँ पर अपना निवास स्थान उनका रहा है, प्रभाव रहा है। तो ये सब इनका जो है हम संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी मानते हैं और वैदिक सभ्यता से भी मानते हैं कि आर्यों की ही प्रजातियाँ थी और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आकर बस गई थी। जैसे कि हिमालय के क्षेत्रों में आकर बस गई थी, कुछ दक्षिण चली गई, कुछ उत्तर में चली गई, कुछ पश्चिम में, कुछ पूर्व में चली गई। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियाँ थी जो यहाँ पर आके बस गई थी। और इस तरह से जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक रियासत जो है वो बनाई, बाद में फिर एक स्टेट जो है बाद में बन जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सी प्रजातियों का वास था और उन्होंने यहाँ पर बहुत सा विकास किया, जैसे कि शिल्पकला का विकास किया, पशुपालन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। और पशुपालकों के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो है धार्मिक मान्यताओं को भी जो है यहाँ पर विकसित किया हुआ है। जैसे यहाँ पर पशुपतिनाथ की पूजा करना प्रारंभ हो जाती है, नाग पूजा, पेड़ों की पूजा, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, ये सब जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और पशुपालन और कृषि की को जो है मुख्य व्यवसाय जो है इन्होंने बनाया हुआ था। तो इस तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हिमाचल प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है और आर्य संस्कृति का यहाँ पर जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये है पाषाण काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसका जो हिमाचल प्रदेश के साथ जो संबंध रहा है और क्या विशेषताएं रही हैं, ये सब जो है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू।